नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। और हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले 12 बजे से 10 मिनट में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज की तारीख है 11 जून 2020। अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नासा ने अपने नासा विशिष्ट सेवा मेडल या नासा विशिष्ट सेवा पदक, जिसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल भी कहा जाता है, से किसे सम्मानित किया गया है। तो भारतीय एरोस्पेस एक उद्यमी है रंजीत कुमार, इन्हें ही ये मिला है नासा का सर्विस मेडल। 30 साल से ज्यादा से ये नासा में काम कर रहे हैं। मुख्यतः आईएसएस, आपको पता होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को उन्नत बनाने के लिए इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्जीनिया स्थित एनालिटिकल मैकेनिकल एसोसिएट्स के हाल फिलहाल में सीईओ एमिरेट्स हैं। और इससे पहले यह पुरस्कार नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल 2002 में मिला था आर के चेट्टी पांडिपति को। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इसका मतलब है रंजीत कुमार कौन से कहलाए? दूसरे नंबर के भारतीय कहलाए। आप यह मेडल देख सकते हैं। आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी थी, तो वो बनी थी स्पेस एक्स। यहीं पर मैंने आपको इसका रिवीजन करा दिया है। नासा का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। इसके हाल फिलहाल में प्रशासक है जिम ब्रेंडेस टाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह फॉल्कन 9 रॉकेट, जिससे कि यह स्पेस एक्स कंपनी ने यह लॉन्च क्या है सक्सेसफुल किया था। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस देश की सेना तातमाडो ने लोगों को सटीक समाचार यानी कि एक्यूरेट न्यूज पहुंचाने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग क्या कर दिया है? प्रारंभ कर दिया है। तो ये तातमाडो जो है सेना है, किस देश की है भाई? म्यांमार की है। अब देखिए क्यों किया है? क्योंकि म्यांमार में देश में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कोई अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो वो फेसबुक है। और 2017 में रखाइन स्टेट जो है वहां पर वध और अत्याचार के लिए क्या दोषी ठहरा दिया गया था इस सेना को। इसीलिए इसे क्या कर दिया गया था? थोड़ा सा बैन, मतलब फेसबुक को यहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। आप यहां पे देख सकते थे कि तीनों सेनाओं का यहां पे सिंबल है म्यांमार की सेना का सिंबल, इसीलिए मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है। आप अपने देश का तो सिंबल देखते ही रहते हैं, दूसरे भी देश का सिंबल देखिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। साथ ही साथ अगर आप हायरार्की देखना चाहते हैं तातमाडो की, तो आप ये भी यहां पर देख सकते हैं। आपको क्या है? म्यांमार की राजधानी पता होगी, नई राजधानी है नैपीताओ, यहाँ की मुद्रा है बर्मीकेट और राष्ट्रपति है विन मिंट। आप भूगोल में आप मैप को हमेशा देखते रहा करिए ताकि आपको पता चले उस देश के एंगल से क्या है, कैसी दिखती है दुनिया। आप देख सकते हैं भारत देश से भी अच्छी खासी बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार देश। 1935 में भारत देश से अलग हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने नैनो टेक्नोलॉजी असिस्ट फॉर्मुलेशन के साथ साथ कौन सा जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो भाई अनन्या नाम का एक क्या है स्प्रे विकसित किया है। किसने? डाइट ने। इसका उपयोग मास्क, पीपीज, अस्पताल के लिनन, साथ ही साथ अन्य संभावित दूषित सतहों जैसे कि चिकित्सा उपकरणों, बटन्स, डार्क नॉब्स, गलियारों, कमरों इत्यादि में भी किया जा सकता है। साथ ही साथ कपड़े, प्लास्टिक और धातु की वस्तुओं को भी इसमें प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। ये मनुष्यों के लिए विशेष विषाक्त नहीं है, मतलब किसी प्रकार की कोई एलर्जी देखने को नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं अनन्या जो सॉल्यूशन या जो स्प्रे बनाया गया है, स्प्रे की जो लाइफ टाइम है वो 6 माह की होगी। डाइट के जो हाल फिलहाल में कुलपति हैं वो है सीपी रामनारायण और इसका जो मुख्यालय है यह है पुणे महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की मेन बिल्डिंग, साथ में डीआरडीओ का लोगो, साथ में डाइट का लोगो। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई अनिल वल्लूरू को गूगल क्लाउड का क्या है डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। गूगल क्लाउड में शामिल होने से पहले वेल्लूरू नेट ऐप में भारत और सार्क के क्या थे? ऑपरेशन प्रमुख थे। गूगल क्लाउड के हाल फिलहाल में प्रबंध निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है करण बाजवा। आप देख सकते हैं किनको? अनिल वेल्लूरू को, साथ में गूगल क्लाउड के लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? मतलब नए नए न्यायाधीश कौन बने जम्मू कश्मीर में? तो एक न्यायाधीश है जावेद इकबाल वानी, इन्हें ही बनाया गया है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में क्या न्यायाधीश। महत्वपूर्ण यह है कि ये वरिष्ठ वकील थे, मतलब वरिष्ठ वकील का तात्पर्य है कि ये सीधे सीधे क्या है, वकील से सीधे सीधे जज बना दिए गए हैं। तो यह महत्वपूर्ण है। आपको पता है
हाईकोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इससे पहले यह जम्मू और कश्मीर के लगभग 11 माह तक अतिरिक्त महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के भी रूप में यहाँ पर कार्य कर चुके हैं। नियुक्ति की सिफारिश आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम करता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं भारत देश के मुख्य न्यायाधीश, इट मीन शरद अरविंद बोबडे। 2013 के बाद ऐसा यह पहला मौका आया है जब किसी भी कश्मीरी को बार कोर्ट से सीधे सीधे उच्च न्यायालय के क्या है न्यायाधीश के रूप में प्रमोट कर दिया गया है। इससे पहले 2013 में जस्टिस अली मोहम्मद मागरे को ऐसा किया गया था। जम्मू कश्मीर के हाल फिलहाल में उपराज्यपाल हैं, आपको पता है क्या है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है जम्मू और कश्मीर, गिरीश चंद्र मुर्मू। आप देख सकते हैं फोटो के साथ में हमारे न्यायाधीश महोदय को। इसके अलावा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है वहां की मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल, हाल फिलहाल अभी भी यही है, वह क्या है चीफ जस्टिस, और यह पहली वुमेन न्यायाधीश भी रही हैं। कहाँ की? जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की। साथ में आप देख सकते हैं भारत देश के मुख्य न्यायाधीश हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे जी को। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान या एस्टीमेट लगाया है? तो भाई स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कह रहा है कि 5% तक की गिरावट देखने को मिलेगी इंडियन क्या है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। एक रिपोर्ट इन्होंने रिलीज करी थी, उसी में इसका जिक्र किया था। यहां पर जीडीपी का 1.2% राजस्व प्रोत्साहन जरूरी विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा भी कहना है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का। इसके साथ ही साथ इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भारत देश की देखिए अच्छी खासी विकास दर दिखाई है 8.5% और 22-23 के लिए 6.5%। इट मीन्स भारत बिल्कुल पूरी तरह से उबर चुका होगा। किससे? इस कोरोना की मंदी से। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था मूडीज के द्वारा हमारी सोवरेन रेटिंग BAA2 से घटाकर BAA3 कर दी गई है। इसके अलावा इन्होंने भी बोला था वित्त वर्ष 2021 में 4% तक की नेगेटिविटी देखने को मिलेगी और 2022 में 8.7% की वृद्धि देखने को मिलेगी। मैंने यहाँ पर आपको पुराना क्वेश्चन रख के रिवीजन भी कर दिया है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। आबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी ने 5,683 करोड़ रुपए का निवेश किस भारतीय कंपनी को किया है या किस कंपनी में प्राप्त किया है? तो जियो प्लेटफॉर्म्स में भाई 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लगभग 1.16% हिस्सेदारी अधिग्रहित की है ADIA के द्वारा, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा। किसमें? जियो में। तो आप देख सकते हैं दोनों के लोगों को, ठीक है। अब देखिए जियो प्लेटफॉर्म्स क्या है। जियो प्लेटफॉर्म्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी। इसका जो उद्देश्य है जियो का वो है पूरे के पूरे भारत देश में हाई क्वालिटी और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना। साथ ही साथ अब देखिए यहां पर ADIA ये क्या है? यह आबू धाबी सरकार की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? आर्म है। मैं फिर से कह रहा हूं लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट आर्म है आबू धाबी सरकार की। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और विश्व स्तर पर यह हमेशा विविधतापूर्ण निवेश करती ही रहती है। इसके अलावा आपको पता होगा अभी हाल फिलहाल में जियो में बहुत ज्यादा क्या है इन्वेस्टमेंट किया गया बहुत सारी कंपनियों की। तो ये मैंने पूरी की पूरी लिस्ट ही आपके सामने रख दी है। महत्वपूर्ण फेसबुक वाली जो हिस्सेदारी है 43,000 करोड़ रुपए में जो हुई थी, ये आपसे पूछे जाने की संभावना बनती। 9.99% हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीदी थी। इसके अलावा सिल्वर लेक, विस्ता, जनरल अलायंस, KKR और 2-3 कंपनियां और हैं, इन्होंने भी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। तो आप देख सकते हैं हाल फिलहाल में इन्वेस्टमेंट किसमें? जियो जैसी कंपनी में। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो डेनमार्क के साथ किया है। भारत देश का बिजली मंत्रालय और डेनमार्क का ऊर्जा जनोपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच में यह समझौता हुआ है। उद्देश्य है बिजली क्षेत्र को क्या करना? दोनों देशों के मजबूत करना और लॉन्ग टर्म सहयोग या कॉर्पोरेशन की क्या है भावना विकसित करना। एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया जाएगा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सेन, राजधानी है कोपेनहेगन, करेंसी यूज की जाती है डेनिश क्रोन। आप देख सकते हैं मैप में डेनमार्क की स्थिति छोटा सा देश है लेकिन ग्रीनलैंड के पास है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद एक भारतीय रनर है गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगा है गोमती मारूमुथु के ऊपर। इन्होंने ADR का आर्टिकल नंबर 2.1 और 2.2 का उल्लंघन किया था, इसलिए 2019 से लेकर 2023 तक हमें
प्रतिबंधित कर दिया गया। तमिलनाडु की धाविका है, पता होना चाहिए। जो भी मेडल्स इन्हें जीते हैं अब ये पूरी तरह से उनसे ले लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। आप फोटो में देख सकते हैं मुरुथु जी को, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अरुण चरण सेठी का निधन हो गया है। वे किस राज्य से आते थे? तो उड़ीसा राज्य से आते थे। 8 बार सांसद थे। आप फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पर। इंटरनेशनल क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम और अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग के द्वारा ये मनाया जाता है। थीम थी एक्रीडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये हमारा दिवस। वैसे आज तक पूछा नहीं गया है। आपको याद होगा 8 तारीख को मैंने बताया था आपको वर्ल्ड ओशन डे, और 7 तारीख को मैंने आपको बताया था वर्ल्ड फूड डे, जिसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। आप याद रखिएगा ये क्या है, फूड सेफ्टी वाला जो डे है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।